नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जकार्ता से लेकर नुसांतारा लेके जा रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कौन सी खास बात है। पहले भी तो बहुत सारे देशों ने अपनी कैपिटल को रिलोकेट किया है। नहीं, इंडोनेशिया का कैपिटल रिलोकेट करने का रीजन बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, और वो रीजन है राइजिंग सी लेवल का। जी हाँ, बढ़ते सी लेवल के कारण कोई देश अपनी कैपिटल रिलोकेट कर रहा हो, ये दुनिया की ऐसी पहली घटना है। मगर ये आखिरी घटना तो नहीं है, इतनी बात तो तय है। तो क्या भविष्य में भारत को भी राइजिंग सी लेवल के चलते कोई मेजर सिटी या स्टेट कैपिटल रिलोकेट करने की जरूरत पड़ सकती है? और अगर हाँ, तो कितना समय बचा है हमारे पास? तो अगर भविष्य में चैन से सोना है तो आज जाग जाइए और ये वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अरे कुछ तैरना, तो चलिए आपको इंडोनेशिया लेकर चलते हैं। इंडोनेशिया वैसे देखा जाए तो बहुत ही बड़ी कंट्री है। ये तकरीबन 17,000 आइलैंड से मिलकर बनी है, जिसे हम आर्किपेलागो भी कहते हैं। अब जकार्ता की बात करें तो यहाँ कुल 1 करोड़ आबादी रहती है, पर यह सिटी बहुत सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस से जूझ रही है। यहाँ के लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, और यहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन अपनी डेली वाटर कंजम्पशन के लिए ग्राउंड वाटर पे पूरी तरह निर्भर है, और यही से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चलते यहाँ की लैंड धीरे 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 नीचे खिसकते जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है। दरअसल जब भी हम अर्थ के अंदर से कोई भी फ्लूइड, जो कि इस केस में वाटर है, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लेते हैं, तो जमीन धीरे 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 नीचे खिसकते जाती है, और जो भी वॉइड या खालीपन क्रिएट हुआ है उसको भरने की कोशिश करती है। पर जकार्ता की केस में ये लैंड सब्सिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई पेस पर चल रहा है। तकरीबन 25 सेंटीमीटर हर साल जमीन नीचे धंसती जा रही है। और इतना काफी नहीं था कि अब ऊपर से रायते में तड़का देने के लिए ग्लोबल वार्मिंग आ चुका है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों हो रहा है, ये सब नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दरअसल आप इतना समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो भी ग्लेशियर्स है वो जल्दी रैपिड पेस पे पिघल रहे हैं, और उसके चलते सी लेवल राइज हो रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जकार्ता के बारे में सोचिए। जकार्ता की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। एक तरफ से उनकी लैंड नीचे नीचे धंसती जा रही है, और दूसरी तरफ से जो सी है उसका लेवल बहुत ही ऊपर ऊपर राइज होते जा रहा है। इसके चलते फ्लड्स आना यहाँ बहुत ही आम बात हो चुकी है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की माने तो 2050 तक नॉर्थ जकार्ता का 95% लैंड पानी के अंदर समा जाएगा। इसीलिए इंडोनेशिया ने एक पार्लियामेंट में बिल पास करके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जकार्ता से लेकर नुसांतारा ले जा रहे हैं। अब नुसांतारा जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर है, और इसे बनाने में तकरीबन $32 बिलियन का खर्च आने वाला है। हालांकि इंडोनेशिया की जो सरकार है, उन्होंने कैपिटल रिलोकेट करने के जो रीजंस दिए हैं वो कुछ और ही बताए हैं। जैसे कि हमें कंट्री की वेल्थ सारी रीजन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जकार्ता पे जो ओवर डिपेंडेंस था वो हमें कम करना है, और उसी के साथ साथ जो नया कैपिटल होगा वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस्ड होगा, और वो एक ग्रीन इकोनॉमी बेस्ड कैपिटल होगा, ऐसा कहा गया है। तो चलिए अब भारत वापस चलते हैं, और भारत की कोस्टल सिटीज का क्या हाल है वो देखते हैं। पिछले साल नासा ने भारत के कोस्टल सिटीज को लेकर एक बहुत बड़ा फोरकास्ट दिया था। ये फोरकास्ट उन्होंने आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स है उसको स्टडी कर कर दिया था। वो फोरकास्ट देखने से पहले आईपीसीसी क्या है और वो काम कैसे करती है वो देखते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे शॉर्ट में आईपीसीसी कहा जाता है, ये यूएन की एक बॉडी है जिसका काम है अर्थ के क्लाइमेट की डिटेल्ड स्टडी करना। और ये फोकस करती है टेम्परेचर राइज पर, उसके साथ साथ अर्थ के आइस कवर्स पर, और ग्रीन हाउस गैस एमिशन और राइजिंग सी लेवल पर ये अपनी रिपोर्ट देती है।
फोरकास्ट प्रिपेयर करने के लिए आईपीसीसी सैटेलाइट से मिले हुए डेटा और ग्राउंड इक्विपमेंट से मिले हुए डेटा का इस्तेमाल करती है और इनके जरिए एक सिमुलेशंस बनाई जाती है, कंप्यूटर सिमुलेशंस। और कंप्यूटर सिमुलेशंस की एनालिसिस करके आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट बनाती है और इसीलिए आईपीसीसी की रिपोर्ट को बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। अब रिपोर्ट पर वापस आते हैं। रिपोर्ट में इंडिया के 12 कोस्टल सिटीज को लेकर आईपीसीसी ने वार्निंग इशू की है और इन सिटीज में मुंबई, विशाखापट्टनम और चेन्नई जैसे बड़े सिटीज भी शामिल है। इस सेंचुरी की एंड तक इन सिटीज का बहुत बड़ा एरिया सबमर्ज हो सकता है और इससे फ्लड की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है। और इस केस में हम ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सट्रैक्शन के चलते होने वाले लैंड सब्सिडेंस की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, वरना गरीबी में आटा गीला वाली स्थिति हो जाएगी। इन 12 सिटीज में से कुछ सिटीज ऐसे हैं जो बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होंगी। वो है मुंबई और कोलकाता। मुंबई इसलिए क्योंकि पूरी सिटी रिक्लेम्ड लैंड पर बनाई गई है। जहां किसी समय समंदर हुआ करता था वहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़ी है और तीनों साइड से समंदर से घिरे होने के कारण मुंबई पर राइजिंग सी लेवल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और नेक्स्ट सिटी है कोलकाता। कोलकाता का अगर आप मैप देखें तो जो भी गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो भी डेल्टा क्रिएट हुआ है वो पूरा का पूरा डेल्टा सबमर्ज होने का खतरा है और इसी के वजह से जो भी सुंदरबंस है और वहां के जो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो भी सैलिनिटी की वजह से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये जो भी फोरकास्ट है वो अर्थ के करंट टेम्परेचर को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अगर आगे जाकर अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाता है या फिर अचानक से बढ़ जाता है तो ये फोरकास्ट भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये तो हुई राइजिंग सी लेवल के चलते क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। राइजिंग सी लेवल के अगेंस्ट सबसे पहला डिफेंस माइंड में आता है वो है सी वॉल का। जी हाँ, समंदर और हमारे बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए। इस दीवार का फायदा ये होगा कि जो फ्लड्स की इंटेंसिटी है उनको मिनिमाइज करने में ये सी वॉल हेल्प कर सकती है। एक प्रकार से ये वॉल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी साबित हो सकती है, पर ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि सी वॉल तैयार करने से लैंड और सी के बीच में जो भी एक्सचेंज हुआ करता था, फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंट्स का एक्सचेंज, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और आप किसी ऐसी जगह सी वॉल कैसे बना सकते हैं जहां से कोई रिवर पास हो रही हो। तो सी वॉल का जो भी कंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और खर्चीला तो है ही। और एक सोल्यूशन है कि फ्लड्स के कारण जो भी पानी सिटी में घुस जाता है उसे आप कलेक्ट करके एक जगह अंडरग्राउंड ओवरफ्लो चेंबर में स्टोर करके रख सकते हैं और जैसे ही फ्लड कम हो जाए वैसे आप पानी बाहर निकाल कर वापस ओशन में उसे फेंक सकते हैं। जापान ऑलरेडी ऐसा मेथड यूज करता है उसके या फ्रीक्वेंट फ्लड्स आने के कारण। बट अल्टीमेटली वही बात आ जाती है कि आप कहाँ कहाँ अंडरग्राउंड चेंबर्स बनाओगे और इस पर कितना ज्यादा खर्चा होगा। और मुंबई जैसे सिटी में आप अंडरग्राउंड चेंबर्स बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ये आइडिया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लगता है। बट चिंता मत करिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन और ओशनिक्स कंपनी ने मिलकर एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड कर लिया है जो कि मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इस सोल्यूशन में हम ओशन के साथ फाइट नहीं करेंगे बल्कि ओशन के साथ हार्मनी में रह सकते हैं और उस सोल्यूशन का नाम है फ्लोटिंग सिटी। जी हाँ दोस्तों, चौंकिएगा मत अगर भविष्य में आपको तैरते हुए सिटीज नजर आए। इनफैक्ट वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2025 तक ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगी। ये सिटी लोकेटेड है साउथ कोरिया में, इनके बुसान शहर के कोस्ट के पास। ये सिटी टोटल 75 हेक्टर्स ऑफ ओशंस पे बनाई जाएंगी और इसमें एट अ टाइम 10,000 लोग तक रह सकते हैं। यहाँ पे टोटल 6 मॉड्यूल्स हेक्सागोनल शेप पे बनाए जाएंगे। ये सिटी फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट होंगी। ये अपना बिजली, पानी, खाना खुद बनाएंगी। बिजली बनाएंगी ये सोलर पैनल्स और विंडमिल्स के जरिए, पानी बनाएंगी ये एटमॉस्फेयर से लेकर, और खाना बनाएंगी ये हाइड्रोफोनिक्स और एक्वाफोनिक्स टेक्निक के मदद से
और यहाँ पे टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी। सिटी बनाने में लोकली सोर्स्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे बांबू या लकड़ी। इसी के साथ साथ ये पूरी तरह से फ्लड प्रूफ सिटी होगी और इसकी डिजाइन ऐसी बनाई जाएंगी कि ये सुनामी या फिर क्लास 5 का हरिकेन को भी के इम्पैक्ट को भी सह सकेंगी। तो चाहे आंधी आए या तूफान आए, ये सिटी पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। इसे बनाने में कुल $200 मिलियन का खर्च होने वाला है। भविष्य में राइजिंग सी लेवल के चलते निर्माण होने वाले सोशल, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चैलेंजेस पर फ्लोटिंग सिटी जैसा कंसेप्ट कारगर साबित हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में फ्लोटिंग सिटी को लेकर कौन कौन सी चीजें सामने आती है। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।